हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन टॉपिक, जिसके अंदर पढ़ने वाले क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक नया टॉपिक ऐड हुआ था देग भक्का मेथड। इस सब के सब होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, इस नाम से टॉपिक है कि सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, न्यू बुक एक्सप्लोरेशन में। तो टॉपिक क्या क्या है हमारे? क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, जिसके अंदर हम ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन देग भक्का मेथड भी पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और साथ के साथ क्रोमेटोग्राफी भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है हमारा टॉपिक? क्रिस्टलाइजेशन। तो जिसको भी ये टॉपिक करना है उससे पहले जो लेक्चर डाले हुए 4-5 उनको अच्छे से कर लेना, तब जाके ये टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक का नाम है हमारा, पहले टॉपिक का नाम कर देते हैं, नोट पर लिख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिनका फेज सेम होता है। क्या होता है? जिनका फेज सेम। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में करा है स्टार्टिंग में, आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के। इसके अंदर पहला टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन। तो अब क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या प्रिंसिपल है और क्या इसका प्रोसेसर है, प्रोसीजर है। ठीक है, कि इसका क्या प्रोसेस क्या है क्रिस्टल फॉर्म करने का, ये भी हम आज देखने वाले हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ, डेफिनेशन तो ये बोलती है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, फॉर्मेशन ऑफ crystals from saturated solution। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, जो कि हमने इससे लास्ट लेक्चर सैचुरेटेड पॉइंट्स में मैंने बोला भी था। हम अगला लेक्चर क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता है क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अभी कैसे बनते क्रिस्टल, इसका प्रोसेस क्या है, पूरा एक्सपेरिमेंटल, वो भी आज हम देखने वाले हैं फिगर के थ्रू। अभी तो जस्ट स्टेटमेंट और उसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलती है। स्टेटमेंट बोलते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। यही डेफिनेशन बोल रही है, किससे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। देखो किससे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो साथ के साथ इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लेना, प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, principle of purification of crystallization is based on solubilities of different substance at different टेम्परेचर। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रिंसिपल किन चीजों पे डिपेंड करता है, बेस्ड करता है? तो यहाँ पे आ रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। याद रखना, प्रिंसिपल पूछा जाए क्रिस्टलाइजेशन का तो ये प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, किन पे बेस्ड होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज एट डिफरेंट टेम्परेचर, कि कौन सा सब्सटेंस किस टेम्परेचर पे सॉल्युबल है। तो यहाँ पे जब हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखेंगे, अभी क्रिस्टल बना के देखेंगे, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। जरूरी नहीं है कि एक मान लो कॉपर सल्फेट है, लाइक मान लेते हैं एक क्रिस्टल है एक्स, जिसका फॉर्मेशन 80 डिग्री पे उस पर हीट कर रहा है और क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सारे के सारे कंपाउंड 80 डिग्री पे नहीं बनेंगे और सबकी सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होगी। सॉल्युबिलिटी साथ के साथ टेम्परेचर, ये दोनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं क्रिस्टल के फॉर्मेशन में। एक तो सॉल्युबिलिटी कितना है कोई सब्सटेंस, दूसरा टेम्परेचर क्या क्या है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो इसका प्रिंसिपल है। अभी फिगर में इसका एक्सपेरिमेंटल देखेंगे कि बनता कैसे, और साथ के साथ देख लो यहाँ पे एक नोट लिख लेना कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक छोटा सा नोट, फिर हम देखते हैं फिगर के थ्रू। क्रिस्टलाइजेशन
crystallization technique is used for separation of pure substance और वो प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? दैट इज क्रिस्टल्स फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर। टॉपिक हमारा यही है, सबसे ऊपर देखोगे आप, फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है इसका यूज करा जाता है सेपरेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस के सेपरेशन के लिए। टॉपिक हमारा ये चल रहा है सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। तो सेपरेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर वी यूज्ड क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। तो अगर आप क्या कर रहे हो, प्योर सब्सटेंस का सेपरेशन कर रहे हो, प्योर सब्सटेंस मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हो किससे? होमोजीनियस मिक्सचर, या बोल सकते हो क्रिस्टल को सेपरेट आउट कर रहे हो होमोजीनियस मिक्सचर। तो उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या है? क्रिस्टल बनाएंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, और इस टेक्निक का यूज वही क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए करा जाता है। और इसका जो प्रिंसिपल है किन चीजों पे बेस्ड है, डिपेंड करता है, एक तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का क्या रोल है, अब हम ये देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल एक फिगर के थ्रू। तो इसको नोट करें, ये बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन का। अब फिगर के थ्रू समझते हैं, डायग्राम के थ्रू, कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डायग्राम, ठीक है। तो इसको नोट करना, ये है हमारा क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल और कैसे यूज करा जाता है। अब देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है पूरा एक्सपेरिमेंटल। तो इसे नोट करें, नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है हमारी, ये एक फिगर बना हुआ है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम समझेंगे कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है, क्रिस्टल बनते कैसे आखिरकार। तो यहाँ पे देख लो, क्रिस्टल बना रहे हैं, टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट CuSO4। यही हमारे सिलेबस में क्लास 9th एक्सप्लोरेशन बुक टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, न्यू सिलेबस। एम है हमारा टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर टू सल्फेट CuSO4.5S2। हमें क्या बनाना है? CuSO4.5S2 फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट। अब इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, उससे प्योर कॉपर सल्फेट बनाना है हमें। क्या है? इम्प्योर कॉपर सल्फेट। तो इस फिगर में आना, तो पहले हम क्या करते हैं? डिसॉल्विंग इम्प्योर कॉपर सल्फेट, डिसॉल्विंग इम्प्योर कॉपर सल्फेट। तो इम्प्योर कॉपर सल्फेट को यहाँ पे एक बीकर के अंदर डिसॉल्व करा है वाटर के अंदर। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है। तो मैं लिख भी दूं ब्लू विट्रियोल। याद रखना, पूछा जाए ब्लू विट्रियोल किससे बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को। किसको? कॉपर सल्फेट। किसको? कॉपर सल्फेट। अब इसको क्या डिसॉल्व करा गया? डिसॉल्व क्यों करा जाता है? पहले तो डिसॉल्व करा जाएगा, देखो कॉपर सल्फेट वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ब्लू कलर देता है, इसलिए इसका नाम ब्लू विट्रियोल। और फिगर में भी ब्लू कलर दिख रहा होगा। डिसॉल्व करने का मेन पर्पस होता है, जो इंप्योरिटीज होती है, अनडिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज, वो रिमेन्स इन द वाटर, ये सॉल्यूशन में बची रह जाएगी, ठीक है। उसे डिसॉल्व करा और हीट कर दिया। नीचे लिख भी जो लिखा हुआ मैं रीड भी कर देता हूँ। टेक इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन ए बीकर, एड वाटर एंड हीट विद स्टीयरिंग टिल द डिसॉल्व्स कंप्लीटली। हीट करो और डिसॉल्व करते जाओ, तब तक पूरा कॉपर सल्फेट घुल जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व कर लिया। अब डिसॉल्व करने के बाद जो इम्प्योरिटीज होती है वो बची रह जाएगी, उसको हम एक फ्लास्क में लगा के अंदर फिल्टर पेपर लगा रखा है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं। जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे रह जाएगी, यहाँ पे रह जाएगी इम्प्योरिटीज, ठीक है। क्या रह जाएगी? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज रिमेन सस्पेंडेड, यहाँ पे इम्प्योरिटीज रह जाएगी और कॉपर सल्फेट नीचे आ जाएगा। देखो लिखा भी है, फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। कौन सी? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, सैंड, रॉक etc। तो जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे रहेगी और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नीचे आ गया। क्लियर? उसके बाद क्या है? क्लियर सॉल्यूशन रेडी, ऑब्टेन अ क्लियर ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट। तो हमारे पास एक क्लियर सॉल्यूशन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? क्लियर सॉल्यूशन। अगेन कंसंट्रेशन इवेपोरेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैं बता भी दूंगा। और उससे पहले एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, तब इसको स्टार्टिंग में तब डिसॉल्व करा जाता है, कुछ बुकों में लिखा होता है, क्योंकि न्यू बुक है उसमें लिखा भी हुआ है एड H2SO4। तो यहाँ पे क्या करा जाता है इस प्रोसेस में, या वहां पे आप किसको ऐड कर सकते हो? H2SO4। इट प्रिवेंट, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इट प्रिवेंट अनवांटेड
रिएक्शंस। तो H2SO4 क्या करता है, अनवांटेड रिएक्शंस को प्रिवेंट करता है, रोकता है। क्या करता है, अनवांटेड रिएक्शन को रोकता है। तो ये पूछ सकते हैं कि H2SO4 क्यों ऐड करा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक नंबर का क्वेश्चन, इट प्रिवेंट अनवांटेड रिएक्शन, कोई दूसरी रिएक्शन ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए क्या यूज करा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, क्लियर सॉल्यूशन बन गया था। अब इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करा जा रहा है, मींस हमारे पास इतना सॉल्यूशन है, इसको हीट करते रहो तब तक लगभग वो 30-40% तक कंसंट्रेट ना हो जाए, मतलब 30% जो पानी है वो निकल जाए बाहर, इवोपरेट होकर। तो दिख भी रहा है कंसंट्रेशन इवोपरेशन। ये मेथड भी क्यों करा जाता है बताते भी। लिखा है कंसंट्रेट द सॉल्यूशन बाय हीटिंग टू इवोपरेट सम वाटर अंटिल द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। इसको क्या करा जा रहा है, सैचुरेटेड। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखना जो कि यहाँ पे नोट नहीं है, मैं लिख देता हूं, वो ये कि थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। सम volatile impurities are removed। देखो, एक तो कंसंट्रेट करा जा रहा है, सैचुरेटेड बना रहे हैं अच्छा सा, और साथ के साथ कुछ वोलाटाइल इंप्योरिटीज होती है वो जो रिमूव कर रहे हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है जिनमें रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होता है। कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होती है जो कॉपर सल्फेट के साथ घुल गई है बट टेम्परेचर देने पे इवोपरेट कर जाती है, उसे बोलते हैं वोलाटाइल इंप्योरिटीज। ये लाइन भी ऐड कर लेना, सम वोलाटाइल इंप्योरिटीज रिमूव कर जाती है हीट करने पे। ठीक है, तो जैसे हीट करा कंसंट्रेट, उसको मतलब इतना सॉल्यूशन था, हीट करते करते इतना कर दिया, एक तो वो सैचुरेटेड बन चुका है, अच्छा खासा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे हीट करते, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। साथ के साथ क्या होगा, जो वोलाटाइल इंप्योरिटीज है वो रिमूव कर जाती है। क्या कर जाती है, वोलाटाइल इंप्योरिटीज रिमूव। अब इसके अंदर जो वोलाटाइल इंप्योरिटीज है वो भी रिमूव होगी, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो भी रिमूव हो चुकी है। तो अब यहाँ पे बचा क्या, कुछ नहीं। लेट द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल स्लोली एट रूम टेम्परेचर विदाउट डिस्टर्बेंस। और हमें पता है ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम यहाँ पे देखो, ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको कूल करें रूम टेम्परेचर पे, हम पहले भी पढ़ के आए हैं, तो क्या बनता है, नीचे बॉटम में क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद देखोगे 4, 6, 8 घंटे बाद जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने कूल छोड़ा था, मतलब रखा था रूम टेम्परेचर पे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल्स में। तो आपको एक फाइन क्रिस्टल्स ऑब्जर्व होंगे, तो उस पानी में से क्रिस्टल निकालो, उसे ड्राई कर लो, एकदम शाइन करने लगेंगे। यही होता है CuSO4.5H2O, ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 0.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, इन्हें बोलते हैं। आर फॉर्म्ड, सेपरेट द क्रिस्टल बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राई देम बिटवीन द फिल्टर पेपर। तो यहाँ पे उसको आप ड्राई करके अलग कर सकते हो। तो ये CuSO4.5H2O ब्लू कलर, इसी को बोला जाता है ब्लू विट्रोल। क्या बोला जाता है, ब्लू विट्रोल। तो कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम ब्लू विट्रोल होता है, याद रखना। तो हमने यहाँ पे कराया क्या है, पहले कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करके हीट कराए ताकि वो सोल्यूबल हो जाए। इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज को फिल्टर कर लिया, फिल्टर ऑफ, देन उसको कंसंट्रेट करा ताकि वोलेटाइल इंप्योरिटीज निकल जाए और वो सैचुरेटेड बन जाए। उसको कूल करने के लिए छोड़ा तो फाइनली हमें क्रिस्टल मिल गया। तो इम्प्योर सैंपल से एकदम प्योर 100% क्या मिला है, कॉपर सल्फेट। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आ रहा है वर्ड, तो इसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर का रोल होता है, इसलिए ये लाइन आपको लिखना है प्रिंसिपल में। साथ के साथ क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल का सेपरेशन कर रहे हैं किससे, होमोजीनियस से। क्लियर, किससे, होमोजीनियस से। किससे, होमोजीनियस। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में यहाँ पे भी रीड कर लेते हैं, वही एक समरी टाइप में दे रखा है। इम्प्योर कॉपर सल्फेट को वाटर में डाला, हीट करके स्टर करा, हॉट सॉल्यूशन बना, फिर फिल्टर करा, क्लियर सॉल्यूशन, इवेपोरेट करा, सैचुरेटेड, कूल कलर, तो आपको क्रिस्टल मिल गया CuSO4.5H2O, 5H2O, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, CuSO4.5H2O। ये 5 वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करने की टेंडेंसी रखता है, जिसको क्लास 10th में हम पढ़ेंगे आगे जब हम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और जिनको जाके पढ़ना है तो सॉल्ट वाले टॉपिक में डाल लो, उसमें लाइक यूट्यूब पे डालना सॉल्ट वाला टॉपिक क्लास 10 प्लेलिस्ट में। आपको सॉल्ट के पास 5, 7, 10 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करने की टेंडेंसी होती है। इस कॉन्सेप्ट को क्लास 10th में हमने क्लियर करा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, CuSO4 इज मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर एंड लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। तो टेम्परेचर भी बता रहा है कि हमें पता है कि हॉट वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होता है। ऑन कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन
क्रिस्टल सेपरेट आउट, कूल करने पे क्या होता है, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है जो बेसिकली पता ही है। द क्रिस्टल्स आर ब्लू ड्यू टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ब्लू क्यों हुआ है, CuSO4 ने 5 वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करा, इसके पास टेंडेंसी होती है 5 वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करने की, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सेम एज इट इज इसी कलर के ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। तो इसको नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से। H2SO4 यहाँ पे क्या कर रहा है, अनवांटेड रिएक्शन को प्रिवेंट कर रहा है होने से, कोई फालतू के रिएक्शन यहाँ पे ना हो, तो इसको नोट करना। हम आते हैं सेकंड डिस्टिलेशन मेथड, तो मैं साइड हो जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट कर लेना और नोट कर लेना, अगला आ रहा है हमारा। तो देखो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइजेशन। अब सेकंड जो मेथड आ रहा है सेपरेशन का, वो आ रहा है डिस्टिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके एक एक पॉइंट्स लिखना है आपको, समरी, डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन आता है विद एक्टिविटी, तो आपको करना है एग्जाम में। नेक्स्ट आ रहा है डिस्टिलेशन। अगला जो आ रहा है डिस्टिलेशन, वो देखो यहाँ पे डिस्टिलेशन है। हाँ, डिस्टिलेशन। अब दो मिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करा जाता है, दो मिसिबल, तो पहले डिस्टिलेशन का टॉपिक समझते हैं, फिर फिगर पे आते हैं। क्लियर, तो डिस्टिलेशन, तो टॉपिक सेकंड है हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, इट मींस दो लिक्विड है हमारे पास, दोनों मिसिबल मींस सोल्यूबल एक दूसरे में, लाइक वाटर एंड एसीटोन, थिनर जिसे बोलते हैं। थिनर और पानी को मिक्स करते हैं तो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। अब इन दोनों जो मिक्सचर है इनको सेपरेट आउट करना है, क्योंकि एक होमोजेनियस बनाते हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट से होते हैं, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे वाटर है और कहाँ पे एसीटोन। अब इनको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, मींस सेपरेशन करना है इनका। तो किस मेथड से करेंगे, तो उसके लिए जो मेथड आ रहा है वो आ रहा है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन करा कब जाता है, तब दो मिसिबल लिक्विड हो, मिसिबल मतलब दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल, तो इसके लिए यूज कर रहे हैं हम डिस्टिलेशन। क्या कर रहे हैं, तो डिस्टिलेशन क्या होता है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देख लो डिस्टिलेशन, ठीक है, इट इज used to separate a mixture of two miscible liquids के लिए, in which, अब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, in which their boiling point difference, their boiling point जो डिफरेंस है, their boiling point difference is at least ठीक है, at least कम से कम होना चाहिए 25 केल्विन। कितना होना चाहिए, 25 केल्विन। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि डिस्टिलेशन तो पहले होता है क्या है, टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड यूज करा जाता है। तो इस मेथड में होता है क्या कि इन विच देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, कि दोनों जो लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है कम से कम 25 केल्विन होना चाहिए। ज्यादा कितना भी चल जाएगा, बट लीस्ट सबसे कम 25 केल्विन होना चाहिए, तो उनको हम सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखो किन की बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जो जनरली पूछा भी जाता है एग्जाम में भी। हम एसीटोन, जिसको थिनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थिनर, एंड वाटर, ये वही थिनर है, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है, क्या है ये, थिनर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो देखो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड हो जाता है, ठीक है, 273 ऐड केल्विन में निकालना है। टेम्परेचर की दो यूनिट है, ये डिग्री सेल्सियस, अगली आ रही है केल्विन। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो गया, 329 केल्विन,
329 केल्विन। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करेंगे तो इसको भी 273 से प्लस करा जाता है, तो यह हो गया 373 केल्विन। तो ये मैंने दोनों के बॉइलिंग पॉइंट लिखे, जो कि मैं राइट में भी मेंशन कर देता हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट जो एसीटोन का होता है, ठीक है, किसका, एसीटोन का, डिग्री सेल्सियस में होता है 56 और केल्विन में होता है, इसको बोलते हैं केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर की दोनों यूनिट है, सॉरी केल्विन कितना होता है 329। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करा जाता है डिग्री सेल्सियस में। और वाटर की बात करें तो वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, केल्विन में बात करें तो याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करके लिख लो। तो डिस्टिलेशन में बेसिकली हम करेंगे क्या, दो मिक्सिबल लिक्विड है वाटर और एसीटोन, दोनों को मिक्स कर दिया, अब बोला कि इनको सेपरेट करो, दोनों को सेपरेट आउट करो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन। पहला क्वेश्चन डिस्टिलेशन क्यों करा जा रहा है, दो मिक्सिबल लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन करा जाता है, और साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन, कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम 25 होना चाहिए, ज्यादा चल जाएगा, तो इनके बीच में 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है, 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है, तो बताओ यहाँ पर यूज हो पाएगा, हाँ हो जाएगा, यहाँ पर हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। तो ये तो नोट करो। अब देखते हैं डिस्टिलेशन मेथड कैसे यूज करेंगे और उसका डायग्राम कैसा है, वो समझेंगे, उसका पूरा मैकेनिज्म बोल लो या प्रोसेस, इसको नोट करें। हम आते हैं डिस्टिलेशन मेथड पे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इसे नोट करना हमारे फिगर पे। तो ये आ रहा है हमारे पास डायग्राम, ये है डिस्टिलेशन का डायग्राम। इस डायग्राम को नोट कर लेना, आपकी एनसीईआरटी बुक सभी बुक्स में अवेलेबल है। Distillation is a process used to separate a liquid from solution or to separate liquid having different boiling points। जो अभी पीछे बताया था, कितना होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, एटलीस्ट 25 केल्विन, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, कम से कम 25 केल्विन, कम से कम, ज्यादा कितना भी हो सकता है। अब इसमें देखो क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पे जो एपरेटस यूज करेंगे वो देख लो, ये एक बर्नर है, स्टैंड है, ये क्या है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसके अंदर मिक्सचर लिया गया है, और मिक्सचर हम क्या ले रहे हैं, हमें पता है हम वाटर एंड एसीटोन ले रहे हैं, वाटर प्लस चलो एसीटोन, यही लिया था हमने एग्जांपल, मिक्सचर ले लिया वाटर एंड एसीटोन। इसके ऊपर देखो क्लोज है और यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा हुआ है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और यहाँ से ये ट्यूब जा रही है, इसको एकदम लॉक कर रखा है, और यहाँ से पानी आ रहा है, सॉरी यहाँ से जा रहा है इन और यहाँ से हो रहा है आउट। याद रखना ये वाटर जो है अंदर वाली ट्यूब के अंदर नहीं जा रहा, उसको बस ठंडा करने के लिए एक तरफ से पाइप से पानी डाला जा रहा है और एक से निकल रहा है। कंडेंसर, लिबिग्स कंडेंसर है, ये साइंटिस्ट है, इनके नाम पे इस कंडेंसर का नाम होता है, जो कि हाई क्लास में लिबिग्स मेथड भी पढ़ा जाता है। तो आगे जो ट्यूब है वो एक क्या फ्लास्क में खल रही है, बीकर फ्लास्क जो भी मर्जी ले लो। अब होता है क्या, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, वर्किंग पे, कैसे वर्क करता है डिस्टिलेशन, बिल्कुल बेसिक से समझना है। तो प्रिंसिपल लिखा है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज हीटेड द कंपोनेंट विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट फर्स्ट, द वेपर आर कूल्ड इन द कंडेंसर and converted back into liquid which is collected as a distillate। अभी क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल समझते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे देखा था, अभी डिस्टिलेशन कब यूज करा जाता है, तब दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 25 केल्विन हो, कम से कम हो, ज्यादा जितना भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं अगर 25 से कम हो और भी कम, जैसे 15, उसके लिए अगला टॉपिक आएगा फ्रैक्शनल, वो अभी नहीं सोचना, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब मान लो ये दोनों मिक्सचर है मेरे पास, इसके अंदर एसीटोन एंड वाटर, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट पहले लिख दिया, डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों, ठीक है। तो कौन जल्दी बॉइल होगा, 56 डिग्री सेल्सियस पे पहले एसीटोन बॉइल कर जाएगा, और वाटर क्या है लेट बॉइल करेगा, वाटर लेट, वो करेगा 100 पे, बस इतना याद रखना, इसलिए वो टेम्परेचर रखा गया है। अब आओ फिगर पर, तो इसके अंदर हमने रख लिया वाटर प्लस एसीटोन, ठीक है, पूरा इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, सब कुछ अपरेटस वगैरह, बर्नर को ऑन करा, ऊपर लगा रखा है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इसलिए लगा रखा है टेम्परेचर को मेजर करना है, क्यों, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, टेम्परेचर बता देगा कि कौन सा लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली होता है कि आप समझना, इसके अंदर वाटर प्लस एसीटोन है, जैसे ही हम हीट करेंगे स्लोली, बर्नर से हीट करेंगे तो ये वेपर बनना स्टार्ट होगा, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे टेम्परेचर इसका इंक्रीज करता जाएगा। टेम्परेचर मान लो स्टार्टिंग में टेम्परेचर 15-20 जितना था,
बढ़ता 30, 40, 50, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, देन जैसे ही 56 तक पहुंचेगा थर्मोमीटर पे टेम्परेचर, तो 56 पे पहुंचा तो कौन बॉईल होकर आ रहा है, 56 मतलब एसीटोन के वेपर आना स्टार्ट हो गए, किसके, एसीटोन। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर 55, 56 तक पहुंचेगा, मतलब एसीटोन आना स्टार्ट हो गया है। थर्मामीटर बता देगा जो यहाँ पे वेपर बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, एसीटोन के। किसके बन रहे हैं, एसीटोन के। तो यहाँ पे समझना, अब वो एसीटोन इस ट्यूब से होते हुए वेपर जा रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही इसके बाद आएगा, अब ये जो ट्यूब है इसके ऊपर एक और ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर वाटर है, एक तरफ से वाटर आ रहा है, एक तरफ से निकल रहा है, ठंडा पानी है। अब बताओ ये वेपर जैसे ही ठंडी सरफेस से टच होगा, देखो एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, मान लेते हैं ट्यूब है, इसके ऊपर एक और ट्यूब है, अंदर वाली ट्यूब में से क्या जा रहा है, वेपर, और ऊपर वाले में पानी भरा हुआ है ठंडा एकदम। तो वो वेपर जैसे ही टच होगा ठंडे सरफेस से, कोल्ड सरफेस से, तो कंडेंस हो जाएगा, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुकर के ऊपर जब हाथ करते हैं, सीटी निकलती है तो हाथ गीले हो जाते हैं, या गर्म खाने के ऊपर जब बर्तन ढका जाता है तो देखा जाएगा कि ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, जैसे हटाते हैं ढक्कन को तो पानी लिक्विड आ जाता है। और एक और एग्जांपल, गर्मियों में जब बोतल, ठंडी बोतल या गिलास रखते हैं ठंडे पानी का, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। क्यों आते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वेपर है वो ठंडे सरफेस पे टकरा के कंडेंस हो जाती है, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। तब जब वो वेपर आए तो ठंडे सरफेस से टकराए तो कंडेंस हो गए, तो जो ये वेपर थे अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, किसमें, लिक्विड में। और ये लिक्विड कौन सा है, ये थर्मामीटर में से बता देगा कि 56 डिग्री तक पहुंच रहा है, तो मतलब जो लिक्विड यहाँ पे आ रहा है वो एसीटोन है। क्यों है एसीटोन, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर तो आएगा ही नहीं, वाटर की बारी आएगी 99 के बाद 100 पर। ठीक है, जो वेपर आ रहा है कौन सा है, किसका है, वो एसीटोन का है। तो वो एसीटोन यहाँ से होता हुआ हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, लिखा हुआ है डिस्टिलेट प्योर लिक्विड रिसीवर बोलो, या डिस्टिलेट ड्रिप इनटू द रिसीवर, और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, एसीटोन। क्या मिल जाएगा, एसीटोन। तो पहला जो कंपोनेंट आ रहा होगा वो एसीटोन, यहाँ पे ये कौन बताएगा, ये थर्मोमीटर बता देगा। एसीटोन क्यों आएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी बॉइल हो जाएगा। तो टेम्परेचर मानो 55, 56, 57, 8 तक आसपास आया, तो उसके बाद सारा एसीटोन आ चुका है। अब आना लिक्विड बंद हो जाएगा, क्योंकि अगला जो कंपोनेंट है जो कि है वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100। अब 50, 55, 56, 57, 56, 57, 58 के आसपास तक कौन आएगा, एसीटोन। उसके बाद आना लिक्विड बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद, स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जो अगला कंपोनेंट है वो क्या है, वाटर, और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। तब तक टेम्परेचर 100 तक पहुंचेगा, तब जाके दूसरा कंपोनेंट आएगा, बट हमें वहां तक पहुंचना ही नहीं है। हमें क्या करना है, 56, 57, 58, लास्ट से लास्ट 57, 58 के आसपास आके इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि सारा एसीटोन उसमें आ चुका होगा और सारा वाटर इसमें, बर्नर को कर देंगे बंद। क्यों उसको क्या होता है, आग को वेस्ट करें यहाँ पे। ठीक है, हमें कौन सा कंपोनेंट मिल जाएगा, एसीटोन वहां पर, और वाटर इसमें रह चुका है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा क्या, कि हम सिर्फ हीट कर रहे हैं, और जो वेपर बन रहा था जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले आ जाएगा, उसको इकट्ठा कर लेंगे, दूसरे वाला यहीं पर आ जाएगा, तो इसमें वाटर बच जाएगा और वहां पर एसीटोन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन। तो प्रिंसिपल अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। देखो प्रिंसिपल, व्हेन अ सॉल्यूशन इज हीटेड, सॉल्यूशन को क्या करता है, हीट, द कंपोनेंट विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, द कंपोनेंट विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट फर्स्ट, द वेपर आर कूल्ड इन ए कंडेंसर, कंडेंसर के अंदर जो वेपर है वो कूल हो जाएंगे, ठीक है, एंड कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड, एंड कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड, लिक्विड व्हिच इज कलेक्टेड एज डिस्टिलेट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन। तो हमने पूरा डिस्टिलेशन मेथड यहाँ पे समझ लिया, उसी को स्टेप वाइज बता रखा है। देखो इन्होंने, द सॉल्यूशन मिक्सचर टेकन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसके अंदर वो मिक्सचर लेना हमें, द मिक्सचर इज हीटेड केयरफुली, उसको हीट करना, एकदम से हाई टेम्परेचर भी नहीं देना कि 100 तक पहुंचा दे झटके से, स्लो स्लो हीट करना है। वेपर ऑफ द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर वाले पहले क्या करेंगे, वेपर बनेगा एंड पास थ्रू द साइड आर्म इनटू द कंडेंसर, कंडेंसर से पास होते हुआ जाएगा। देन द कंडेंसर वेपर आर कूल्ड विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की हेल्प से कंडेंसर उस वाटर को कंडेंस कर देगा और लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। द वेपर कंडेंस बैक इनटू अ लिक्विड, हाँ लिक्विड में आ चुका है। द डिस्टिल प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन द रिसीवर, और वो लिक्विड हमारा कौन सा था, एसीटोन। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है वाटर एंड एसीटोन, जनरली ये एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है डिस्टिलेशन मेथड, बस फर्क याद रखना है। ये एक लाइन, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम से कम 25 केल्विन हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, इसको नोट करना बड़े अच्छे से, इंपॉर्टेंट फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, इसको नोट करें। अब हम देखेंगे डिस्टिलेशन का ही सेकंड मेथड, ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड, जो कि न्यू बुक में ऐड हुआ है, देग भभका मेथड, देग
भपका मेथड, जो ट्रेडिशनली यूज करा जाता है यूपी के कन्नौज में परफ्यूम कैपिटल जिसे बोला जाता है। यूपी का जो कन्नौज है उसे परफ्यूम कैपिटल बोला जाता है। वहां पे ट्रेडिशनल मेथड के जरिए आज भी परफ्यूम को बनाया जाता है। परफ्यूम जिसे इत्र बोलते हैं या अतर बोल लो, ठीक है। तो उसको उसका प्रोसेस और मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। उस टाइम पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, प्रोसेस सब कुछ सेम है। तो वो आप घर पे भी परफ्यूम अपना बना सकते हो, इत्र बोल लो या परफ्यूम बोल लो, बिना अल्कोहल का यूज करें। तो देखते हैं क्या होता है ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड। इसको नोट करें, हम आते हैं साइड हो जाता है, उसका स्क्रीनशॉट और नोट कर लेना। फिर हम आते हैं सीखा सेकंड पार्ट, ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड। तो देख लो आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं इसी का बी पार्ट। तो ये तो हमारा इसका ए पार्ट लिख लेते हैं, ए, ठीक है, ए डिस्टिलेशन। अब आते हैं ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड, इसका बी पार्ट, ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस साल ऐड हुआ है। इसको बोलते हैं देग भपका मेथड। क्या बोला जाता है? देग भपका मेथड। देग, ये वही देग है जिसमें बिरयानी बनाई जाती है, जो कॉपर का पतीला सा होता है, कॉपर का जो एक पतीला सा होता है उसी को बोला जाता है देग। देग भपका मेथड। भपका यहाँ पे जो वर्ड यूज करा जा रहा है वो भाप की बात हो रही है, भपका, देग भपका मेथड। ये एक ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड है जो डिस्टिलेशन से भी बहुत साल पहले से चलता हुआ आ रहा है, जो कि इंडिया में यूज होता है। ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड जिसका यूज सबसे ज्यादा यूपी के कन्नौज में, कहाँ पे? यूपी के कन्नौज में, जिसे परफ्यूम कैपिटल बोला जाता है, परफ्यूम कैपिटल बोला जाता है। देखा होगा बारिश के टाइम पे जो सॉइल होती है उससे स्मेल आती है, काफी अच्छी स्मेल आती है। कई बार जो मान लो फर्स्ट रेन होती है, जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी से स्मेल आती है, फ्रेगनेंस बोल लो, स्मेल बोल लो, ठीक है, फ्रेगनेंस बोलेंगे अच्छी स्मेल को। जो मिट्टी से फ्रेगनेंस आती है उस फ्रेगनेंस को कैसे इकट्ठा करा जाए, तो उस टाइम पे यूज करा गया देग भपका मेथड। इन्होंने क्या करा, सेम प्रोसेस है। जो देग होता है अभी देखेंगे किसके थ्रू, ठीक है। तो जो जो नाम बोल रहा हूँ मैं वो भी लिखवाऊंगा अभी, क्या क्या करा जाता है इसमें। जो देग होता है उसके अंदर उस मिट्टी को डालो और वही सेम जो भी हमने डिस्टिलेशन से करा था, एक ट्यूब के थ्रू उस वेपर को इकट्ठा करना है और पानी से कंडेंस करके उसे इकट्ठा करना है लिक्विड फॉर्म में, वो परफ्यूम बन जाएगा। परफ्यूम बोल लो, इत्र बोल लो या अतर बोल लो। तो क्या होता है देग भपका मेथड, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो कहाँ पे यूज कराता है? यूपी के कन्नौज, ठीक है। इसको बोलते हैं परफ्यूम कैपिटल, कैपिटल। कुछ कुछ वर्ड्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ के साथ मिट्टी का इत्र, जो मैंने बताया था, जो सॉइल, ठीक है, फर्स्ट रेन जो होती है सॉइल के ऊपर, उसमें से जो फ्रेगनेंस आती है उसको बोलते हैं मिट्टी का इत्र। उस फ्रेगनेंस को भी इकट्ठा करना सीखेंगे हम कि क्या उसका भी परफ्यूम बन सकता है, बन जाएगा, ठीक है, जिसको अर्थी परफ्यूम बोला जाता है, ठीक है। साथ के साथ जरूरी नहीं है कि मिट्टी से ही, या फिर आप फ्लावर से भी जो उसकी फ्रेगनेंस है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेगनेंसेस फ्रॉम फ्लावर टू मेक परफ्यूम्स, नेचुरल परफ्यूम बोल लेते हैं, ठीक है। नेचुरली मेथड यूज कर रहे हैं, पूरा नेचुरल परफ्यूम, कोई केमिकल यूज नहीं। अब ये होता है क्या, क्या लिख रहा हूं ये मैं, परफ्यूम। देखते हैं क्या होता है। देग भपका मेथड, ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल ऐड हुआ है, यूपी के कन्नौज में यूज होता है सबसे ज्यादा, इसलिए उसको परफ्यूम कैपिटल बोला जाता है इंडिया का, इंडिया का, ठीक है, परफ्यूम कैपिटल। मिट्टी का इत्र, यहाँ पे अर्थी परफ्यूम। आप चाहो तो सोइल, जो बारिश पड़ रही है सोइल, उससे भी परफ्यूम अपना बना सकते हो, इत्र बना सकते हो, जिसको मिट्टी का इत्र अर्थी परफ्यूम बोलते हैं, ठीक है, मिट्टी की स्मेल। साथ के साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेगनेंसेस फ्रॉम फ्लावर, कोई भी फ्लावर है, रोज,
वगैरह जो भी है, उससे भी हम फ्रेगनेंस को एक्सट्रैक्ट करके अपना खुद का नेचुरल परफ्यूम बना सकते हैं विदाउट एनी केमिकल एडेड। किसी भी केमिकल, अल्कोहल वगैरह या फिर किसी भी रिएजेंट का कोई यूज किए बिना हम यहाँ पे बनाएंगे नेचुरल परफ्यूम बनता कैसे है। और बहुत अच्छा मेथड है, आप घर पे भी इसे परफॉर्म कर सकते हो, कुछ नहीं करना, कुकर से ही बन जाएगा। कुक करके सेम अभी देखते कैसे बनेगा, पहले से नोट करें, इसका डायग्राम समझते हैं और फिर देखते हैं घर पे हम कैसे बनाए इसे। तो इसको नोट करना, हम आते हैं देग भपका मेथड। ये देग भपका मेथड, ठीक है। डायग्राम को सही से देखना, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन कि यहाँ पे हुआ क्या। तो लिखा हुआ है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफ्यूम एंड अदर एक्सट्रैक्शन। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है और यहाँ पे बनने वाला परफ्यूम वो 100% नेचुरल है। याद रखना 100% नेचुरल। मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स दिखेंगे, सबके अंदर अल्कोहल वगैरह प्रेजेंट होता है और वो सारे क्या फ्रेग्रेंसेस डाले जाते हैं आर्टिफिशियली। यहाँ पे जो हम परफ्यूम बनाएंगे वो बिल्कुल नेचुरल होगा, 100% नेचुरल। तो पहले इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं क्या क्या लिया जाता था ट्रेडिशनल मेथड में। तो ट्रेडिशनल मेथड के लिए एक देग, जिसे बोलते हैं कॉपर का बर्तन होता है देग, जिसके अंदर बिरयानी वगैरह बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। कुछ नहीं, उसको यहाँ पे बंद करके मिट्टी से बंद करा जाता था। आज के टाइम पे तो वैक्यूम ट्यूब्स और कनेक्टर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे आप क्या करोगे, मिट्टी से उसे बंद कर देंगे, जो ट्रेडिशनली करते थे, मैं वही मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक पाइप के थ्रू ले गए और एक और देग रखा हुआ है, छोटा सा बर्तन ले लो या कुछ भी ले लो, उसको ठंडे पानी में रखा हुआ है, उसको भी पूरा क्लोज कर रखा है, बस पाइप अंदर जा रही है। अब हो क्या रहा है, इतना बताने के बाद सही सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा है। तो होता क्या है, इसके अंदर हमने फ्लावर्स डाल दिए, देखो बहुत सारे फ्लावर्स डले हुए और पानी भरा हुआ है, वाटर है, ठीक है। पानी और फूलों की पत्तियां डाल दी, ये रहा फ्लावर पेटल्स, उसकी पत्तियां प्लस वाटर। इसको हीट करना स्टार्ट करा स्लोली स्लोली। अब हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले उसको मिक्स कर लो आप, क्या होता है फ्लावर की जो पत्तियां होती है और पानी को मिक्स कर लो, कर लिया। जो फ्लावर में से जो उसकी क्या बोलते हैं स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, उस वाटर के अंदर प्रेजेंट है थोड़ी थोड़ी, और इसमें वो घुल चुका है। जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस वेपर में क्या है, एक तो वाटर और साथ के साथ जो फ्लावर की एक्सट्रैक्शन फ्रेग्रेंस है, ठीक है, खुशबू है, वो सब इस वेपर में है। हाँ, अभी ये वेपर फॉर्म में, इसको हमें लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा करना है। क्या करना है, लिक्विड फॉर्म में से थोड़ा सा इकट्ठा करना है। तो आप क्या करोगे, सीधा वेपर तो लगाओगे नहीं, गैस वाला परफ्यूम उड़ जाएगा। तो इसको क्या करें, यहाँ से क्लोज करके एक ट्यूब के थ्रू ले जाया जा रहा है। देखो लिखा है सील विद क्ले और फ्लावर। उस टाइम पे मिट्टी हुआ करती थी, आज के टाइम पे तो इंस्ट्रूमेंट है। तो मिट्टी से ढक के अच्छे से वो यहाँ से ट्यूब से होता हुआ वेपर जा रहा है इसके अंदर। अब इस बर्तन के अंदर जा रहा है, इस बर्तन को ठंडे पानी में रखा हुआ है, अभी अभी पड़ा है ठंडे पानी में। तो जो भाप है, वेपर है, वो क्या कर जाएगी, कंडेंस हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। वेपर क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी वो। अब जो यहाँ पे जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, ये जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं परफ्यूम और अतर। इत्र बोल लो, अतर बोल लो, परफ्यूम बोल लो, नेचुरल परफ्यूम है, ठीक है। ये देग होता है और जो ये इसको इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं रिसीवर। हिंदी में तब बोला जाता था ट्रेडिशनली भपका, इसलिए इस मेथड का नाम आ गया, इसको बोलते हैं देग, और वहां पे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है भपका। देग भपका मेथड, ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड, यही है। क्या है, ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड। तो ये था हमारा देग भपका मेथड। तो यहाँ पे बनने वाला जो परफ्यूम होता है वो 100% नेचुरल। देख लो हमने क्या यूज करा, वाटर और फ्लावर्स की कुछ लीव्स। तो आप घर पे कर सकते हो, वाटर लो, फ्लावर की लीव्स लो, और इसकी जगह कुकर यूज कर सकते हो, क्योंकि कुकर के ऊपर क्या होती है, सीटी। उसमें से एक पाइप लेके जाओ, दूसरे कंटेनर में इसको इकट्ठा कर लो, उस भाप को, उसको ठंडे पानी में रखो ताकि वो कंडेंस हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और उसे बंद करके रखो कुछ टाइम। फिर आप उसको लगाओगे तो आपको वही स्मेल आएगी जो से आपने यहाँ पे फ्लावर्स या पत्तियां ली थी, सेम। वो आपका नेचुरल 100% नेचुरल परफ्यूम बन चुका है। जो मार्केट में यूज होते हैं वो परफ्यूम सब में अल्कोहल, एस्टर, फ्रेग्रेंसेस, आर्टिफिशियल बहुत सारे कंपोनेंट ऐड करे जाते हैं। चाहो तो आप उसके पीछे जाके पढ़ सकते हो इंग्रेडिएंट्स वगैरह में। तो देखो अब आते हैं इसको, जो बीच में प्रिंसिपल लिखा हुआ है, व्हेन द वाटर विद अ फ्लावर पेटल इन देग इज हीटेड द वोलेटाइल ऑयल। जो ऑयल होते हैं वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल वर्ड अभी बताया, जिसका रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होता है। जो वोलेटाइल ऑयल है, जिन्हें एरोमा भी बोलते हैं, वेपर इवोपरेट पासेस थ्रू द पाइप एंड कंडेंस इन भपका, द कंडेंस लिक्विड कलेक्टेड एज अतर। अब देखो जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, पत्तियां, इसके अंदर जो ऑयल होता है वो वोलेटाइल होता है, मतलब हल्का सा हीट करो तो इवोपरेट कर जाता है, वो ऑयल आपको वहां पे मिल जाएगा। वही ऑयल हमारा क्या होता है, परफ्यूम होता है, नेचुरल परफ्यूम, ठीक है, नेचुरल परफ्यूम। तो यहाँ पे स्टेप वाइज बताया गया है, फ्लावर विद वाटर आर टेकन इन ए देग, ठीक है, द मिक्सचर इज हीटेड, फिर हीट करा, एरोमेटिक वेपर आर फॉर्म्ड, एरोमेटिक जो स्मेल होती है वो फॉर्म्ड हो रही है,
वेपर पास थ्रू द पाइप, पाइप के थ्रू पास करा गया, वेपर कंडेंस इन भपका, कूल बाय वाटर एंड कंडेंस लिक्विड अतर इज कलेक्टेड, तो फाइनली हमें मिल गया परफ्यूम अपना। तो ये होता है ट्रेडिशनली मेथड किसका, डिस्टिलेशन का। तो यहाँ पे हो क्या रहा है फीचर, सिंपल एंड ट्रेडिशनल मेथड, हाँ ट्रेडिशनल मेथड है, नो केमिकल आर यूज, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, नो केमिकल आर यूज्ड। जो मार्केट में यूज होते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, जाके अपने परफ्यूम के पीछे पढ़ लेना कौन कौन से केमिकल ऐड है। प्योर एंड नेचुरल अतर इज ऑब्टेन बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हाँ इसके थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो कि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए नेचुरल तरीके से बने हुए परफ्यूम महंगे मिलते हैं क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसे बनने में। यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ परफ्यूम्स अतर फ्रॉम रोज, केवरा, जैस्मिन वगैरह कोई भी आप ले सकते हो। और वेयर इज यूज, तो लिखा हुआ है कन्नौज उत्तर प्रदेश, जो पहले ही बता दी क्या परफ्यूम कैपिटल बोला जाता है, तो उसको कर लो नोट। ये था हमारा डिस्टिलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आ रहा है अगला टॉपिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डायग्राम बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल ऐड हुआ है न्यू बुक में, तो आने के पूरे चांस है। अगला आ रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन तो हमने पढ़ा था अभी पीछे, ठीक है, ये था हमारा डिस्टिलेशन, तो ये था हमारा डिस्टिलेशन। तो अगला आ रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों में फर्क क्या है, डिस्टिलेशन देख लिया, ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन भी देख लिया, अब आ रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल सेम है, पर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है एटलीस्ट 25 केल्विन था, कम से कम। अब जो आ रहा है वो लेस देन 25 केल्विन है, अगर 25 केल्विन से कम हो तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड स्टार्ट, टाइम चलो हो रहा है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो थर्ड जो है, थर्ड बोल लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है फ्रैक्शनल कॉलम का। क्या होता है फ्रैक्शनल कॉलम और क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, तो ये देखते हैं। तो डायग्राम के थ्रू तो चल देखो अभी देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड किन कंपोनेंट के लिए यूज करा जाता है। ये भी दो मिसिबल लिक्विड के लिए यूज करा जाता है। देखो पहले इसके बारे में लिखते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड is used to separate a mixture of two miscible liquids. So used to separate a mixture of two miscible liquids. याद रखना है यहाँ पे two miscible liquids। तो डिस्टिलेशन भी दो मिसिबल लिक्विड के लिए आता है, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए है। इन विच, तो डिफरेंस क्या है इनमें, इन विच देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, देयर इन विच देयर बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना होना चाहिए यहाँ पर। देखो वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस था वो एटलीस्ट 25 केल्विन था, कितना था, एटलीस्ट 25 केल्विन। यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन। याद रखना डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही एक फर्क है, डिस्टिलेशन यूज होता था टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए, ये भी टू मिसिबल लिक्विड के लिए। डिस्टिलेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस था उस मिक्सचर में कंपोनेंट का वो एटलीस्ट 25 केल्विन था, कम से कम 25, बाकी उससे ज्यादा हो सकता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दो लिक्विड का जिनको हम मिक्स कर रहे हैं वो मिसिबल एक दूसरे में, हाँ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 केल्विन से कम आ रहा है, 5, 10, 15, 17 जो भी है, तो उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दोनों में फर्क क्या था, उसकी स्टेटमेंट भी देखते हैं। डिस्टिलेशन, ये रहा डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या था, दो मिसिबल लिक्विड के लिए यूज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस एटलीस्ट 25 केल्विन, कम से कम 25, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लेस देन 25 केल्विन। वहां पे हमने एग्जांपल लिया था वाटर एसीटोन, तो यहाँ पे लेंगे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एसीटोन और क्लोरोफॉर्म,
क्योंकि इनका जो डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पर आ रहा है एग्जांपल देखना, वाटर नहीं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, इन दोनों का एक मिक्सचर ले रहे हैं। एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका 61 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बॉक्स बना के इसका भी कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक तरफ है एसीटोन, ठीक है, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, एक तरफ है एसीटोन और एक तरफ क्या है, यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे समझना देखो इंपॉर्टेंट, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 होता है, कितना होता है 56 डिग्री सेल्सियस और इसका 61 डिग्री सेल्सियस। हाँ डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट, ये तो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन की बात करें, टेम्परेचर की दूसरी यूनिट केल्विन, अगर हम यहाँ पे केल्विन की बात करें तो 273 प्लस करा जाता है, तो इसमें 273 प्लस करेंगे कितना आएगा, कितना 329 केल्विन, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 334 केल्विन। तो बताओ दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 25 केल्विन से कम है, हाँ दोनों का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करा जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दो कंपोनेंट का जो कि कंप्लीटली मिसिबल है 25 केल्विन से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और 25 केल्विन से ज्यादा है तो डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे कर रहे हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म साथ। चलो पहले करते हैं फिर देखते हो कहाँ पे यूज होता है, क्रूड ऑयल में यूज होता है और भी कई कंपोनेंट है, गैसेस फ्रॉम एयर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है क्या है, डिस्टिलेशन की तरह, पहले इसको नोट करें, इसको नोट कर लेना अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ रहा है इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड काम कैसे करता है। हमने डिस्टिलेशन पढ़ा है, सेम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, बस एक छोटा सा फर्क है, वो क्या फर्क है अभी देखते हैं। तो अगला आ रहा है स्लाइड, तो ये डायग्राम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। तो यहाँ पे आ रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का डायग्राम, सब कुछ देख लो। डायग्राम पे आते हैं, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क जो सेम था, यहाँ पे बर्नर की जगह हीटिंग मेटल लिया है, आप बर्नर यूज कर सकते हो, आपके पास बर्नर अवेलेबल है तो सेम, कंडेंसर सब कुछ सेम है, बस एक क्या फर्क आ रहा है, ये फ्रैक्शनल कॉलम, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ एक चीज अलग होती है, वो होता है फ्रैक्शनल कॉलम। टॉपिक लिखा हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 25, ये थर्मामीटर है। फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज अलग है इसमें और डिस्टिलेशन में, डायग्राम में फ्रैक्शनल कॉलम। ये फ्रैक्शनल कॉलम क्या करेगा वो भी हम देखते हैं, उससे पहले चलो ठीक है, ये हमारा मिक्सचर है, ये रहा, इसके अंदर हमने लिया है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, सेम एज इट इज, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 329 और उसका 334, एसीटोन का 329 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में वो हो गया 56 और उसका होता है 61, ठीक है, 56 एंड 61, तो डिग्री सेल्सियस में लिख देते हैं 56 डिग्री सेल्सियस 61 डिग्री सेल्सियस, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली डिस्टिलेशन की तरह यहाँ पे हम हीट देंगे, यहाँ पे देखो हीटिंग मेटल लगा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे बर्नर का भी यूज कर सकते हो। हम जैसे हीट करेंगे तो वेपर बनना स्टार्ट होता है कुछ टाइम में, टेम्परेचर 30, 40, 50, ठीक है, 50 जैसे पहुंचा, 50 के बाद आएगा 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56। जब 56 आएगा तो हमें जो वेपर मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, एसीटोन के। बट अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे तो फिर इसमें और पीछे वाले मेथड में फर्क क्या है। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है एक फ्रैक्शनल कॉलम, क्या लगा हुआ है ध्यान से देखना, फ्रैक्शनल कॉलम करता है क्या है, जो वेपर बन रहे थे पहले डायग्राम में ये नहीं था, देखो पीछे की तरफ देखना, पहले दिखा दे, पहले वाले डायग्राम में फ्रैक्शनल कॉलम नहीं होता, सीधा वेपर बनते और ट्यूब से होता हुआ कंडेंस हो जाते थे। यहाँ पे क्या है, वेपर बनने के बाद पहले वो फ्रैक्शनल कॉलम से पास हो रहे हैं, तो मतलब जो फ्रैक्शनल कॉलम है ये करता क्या है, ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है इट डिक्रीजेस, या बोल सकते हैं इट स्लो डाउन द रेट ऑफ इवोपरेशन। ये जो वेपर बन रहा है उसे कूल कर दे रहे हैं। इसके अंदर होते हैं स्टोन्स, होते हैं मार्बल्स, जो पत्थर होते हैं ना, जेम्स स्टोन, मार्बल, आप उसमें ये भर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा फ्रैक्शन कॉलम नहीं है तो एक ट्यूब लो वही ग्लास की, उसके अंदर स्टोन या मार्बल भर दो। जो वेपर बन रहे थे वो क्या, जो
इवोपरेशन का रेट है उसको वो स्लो कर देगा। पहले जो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो रहा था, ये मार्बल्स क्या कर देंगे, उसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे। स्लो करने का मेन रीजन ये है क्योंकि दोनों कंपोनेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग पास पास है। अगर ये फ्रैक्शनल कॉलम यूज ना करें तो टेम्परेचर 56 पे जाएगा, कुछ ही सेकंड में 57, 89, 59, 60, 61 पहुंच जाएगा और उसके अंदर दोनों कंपोनेंट वेपर के बाद कंडेंस होके आ जाएंगे। इस रेट को स्लो करने के लिए आप यहाँ पे कम से कम कितनी भी हीट कर लो तब भी फ्रैक्शनल कॉलम यूज करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल कॉलम रेट ऑफ इवोपरेशन को बिल्कुल स्लो कर देता है। मतलब अब अगर फ्रैक्शनल कॉलम ना हो, जो प्रोसेस 1 मिनट में तुरंत हो जा रहा था, फ्रैक्शनल कॉलम लगाने के बाद रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो हो जाता है और वो प्रोसेस 30-40 मिनट 1 घंटे तक पहुंचता है। मतलब 56 से 57 डिग्री पहुंचने में 20-20 मिनट लग जाते हैं। ये यहाँ से जो वेपर बने ये फ्रैक्शनल कॉलम से टकराएंगे, वो वेपर वापस कंडेंस होकर आने लगेंगे, धीरे धीरे करके वेपर यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे यहाँ, और फिर जाके थर्मामीटर पे रीडिंग आएगी। थर्मामीटर पे रीडिंग पहुंची 55, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद पहुंचेगी 56। जैसे 56 के करीब आएगी तो यहाँ पे जो वेपर आ रहा है वो किसके बन के हो रहेंगे, वेपर एसीटोन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वो एसीटोन के वेपर इस ट्यूब से होते हैं, जैसे यहाँ पे आएंगे अब इस ट्यूब के ऊपर क्या है, वाटर। सिमिलरली सारा कॉन्सेप्ट पुराने वाला, सारा प्रिंसिपल पुराने वाला है। यहाँ पे वो कंडेंस हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाले ट्यूब में ठंडा पानी है, उससे टकरा के कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होकर वो लिक्विड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसमें मिलने वाला जो लिक्विड है फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, एसीटोन। कौन आएगा, एसीटोन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो करा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, एसीटोन। और ये जो फ्रैक्शनल कॉलम ये क्या करेंगे, 56 से 57 टेम्परेचर आने के लिए 20-30 मिनट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल कॉलम क्या कर देगा, जैसे वेपर बन रहा होगा उसको बिल्कुल प्रोसेस को बिल्कुल स्लो कर देगा। कहने का मतलब है फ्रैक्शनल कॉलम यहाँ पे प्रोसेस को बिल्कुल स्लो कर देता है क्योंकि सबके बॉइलिंग पॉइंट पास पास है। अगर फ्रैक्शनल कॉलम नहीं होंगे तो एक के साथ दूसरे के वेपर भी पहुंच जाएंगे कुछ कुछ। तो फ्रैक्शनल कॉलम करता है क्या है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये स्लो कर देता है, स्लो डाउन द रेट ऑफ इवोपरेशन। तो फाइनली हमें इसमें मिल जाएगा एसीटोन। जैसे टेम्परेचर 57, 8, 9 तक पहुंचेगा हम इसको स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टॉप। इधर बचेगा क्लोरोफॉर्म और उधर आ जाएगा एसीटोन। क्या आ जाएगा, एसीटोन। इसका नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शनल कॉलम यूज होता है। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल सेम है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, ये फ्रैक्शनल कॉलम यूज होता है। दूसरा, डिस्टिलेशन जब यूज होता है तब टेम्परेचर का डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा हो, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बोला गया है, उसे रीड कर लेते हैं। मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज हीटेड इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। हीट करा भाई, इस प्रोसेस को बताया गया जो समझाया। वेपर राइज एंड एंटर द फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम में एंटर कर रहे हैं जो कि वेपर बन के जा रहा है। इन द कॉलम द वेपर कूल डाउन, आ गया ना, रेट ऑफ इवोपरेशन को स्लो करना। वेपर कूल डाउन, लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट एंड फॉल डाउन। वेपर विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज हायर। जिसका वेपर बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर वेपर होंगे, जिसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो तो अभी निकलेगा लेट में। वेपर एट द टॉप गवर्न बाय द लोअर बॉइलिंग पॉइंट गो टू द कंडेंसर। तो बताओ ऊपर वेपर किसके आएंगे, जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वही जाएगा आगे कंडेंसर में। दोनों में से कौन जाएगा, एसीटोन। इन द कंडेंसर वेपर कूल डाउन एंड चेंज इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन प्रोसेस होता है क्या, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और वो कन्वर्ट हो जाएगा। The liquid distillate is collected in a receiver flask। तो फाइनली इसे रिसीवर फ्लास्क में रिसीव कर लेंगे जो कि होगा हमारा एसीटोन। क्या होगा, एसीटोन। तो ये पूरा प्रोसेस है जो बताया गया था। यहाँ पे लिखा भी है देखो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट से हायर बॉइलिंग पॉइंट, मीडियम, अच्छा लोअर बॉइलिंग पॉइंट, मीडियम। हाँ तो इन्होंने तो कलर से बता रखा है जिसका कौन पहला आएगा इन सब में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। हमने तो प्रॉपर एग्जांपल लिया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में से कौन आएगा, एसीटोन। राइट में लिखा है लिक्विड विद, की आइडिया, लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स कम ओवर फर्स्ट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिस लिक्विड का, वो सबसे पहले आएगा, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बाद में। जैसे कि हमने देखा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में से कौन पहले आया, एसीटोन। बाद में कौन आएगा, क्लोरो। बाद में आने की जरूरत ही नहीं है, बंदी कर दो, स्टॉप कर दो, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे रह चुका है। हाँ अगर आपको तब भी लाना है क्लोरोफॉर्म और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट और ऐड कर रखे हैं तो एक एक करके आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जो कि इसे नोट कर लो, इसका डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सब कुछ पॉइंट लिख लेना, एग्जाम में आता ही आता है। फ्रैक्शनल कॉलम यहाँ एक्स्ट्रा होता है जो स्लो कर देता है इसका रेट ऑफ इवोपरेशन को। इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, अपने नोट्स में लिखना। हम आते हैं अगले टॉपिक पे, अभी इसके कुछ और एग्जांपल भी लिखते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है काफी।
ठीक है, इसका नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं किस पे, इसी के। और कहाँ पे यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। एक तो देख लिया था एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अगला तो और कहाँ पे यूज होता है, क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स एंड सो ऑन बहुत सारे कंपोनेंट बनते हैं। सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो क्रूड ऑयल को भी रिफाइन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है। तो याद रखना, क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई या रिफाइन करने के लिए क्या यूज होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। एक और एग्जांपल देख लो, गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से गैसेस को भी अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करने से पहले जो देखो, ये आसपास वाले जो एयर है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से बोलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, बहुत सारी गैसेस है। इन गैसेस को सेपरेट आउट कैसे करोगे? तो पहले तो हमें इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तभी तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालेंगे। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे। और लिक्विफाई कैसे करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजेस टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके गैसेस को लिक्विफाई करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विफाई। पहले हमने कर दिया लिक्विफाई, अब लिक्विफाई हो चुका है, ठीक है। लिक्विफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। प्रेशर बढ़ाने पे गैस अपनी स्टेट गैस से किसमें आ जाती है, लिक्विड। और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है, किसके लिए, लिक्विफाई के लिए। यहीं पे लिख लेते हैं, हमने लिखा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉरी इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर गैसेस कैन इजिली लिक्विफाई। ठीक है, गैसेस कैन इजिली लिक्विफाई। तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई में बन जाएगी, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इजिली लिक्विफाई, ठीक है, लिक्विफाई। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करा जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज कराया जाता है, जिससे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। हाँ, अब उस लिक्विड गैस को हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में यहाँ पे यूज करेंगे। डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालेंगे सभी गैसेस का मिक्सचर लिक्विड स्टेट में। अब गैस तो वन बाय वन गैस आती जाएगी। कौन गैस सबसे पहले आएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्या होगा, सबसे कम होगा। तो कहाँ गया ये, पीछे आते हम। तो लिक्विफाई कर दिया, उसके बाद क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने लिक्विफाई करने का मेथड बता दिया, याद रखना, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली पता चला कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम रिफाइनरिंग क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए भी यूज करा जाता है। क्रूड ऑयल से सारे कंपोनेंट को सेपरेट आउट, और गैसेस से डिफरेंट एयर से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर को, एयर में बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर होते हैं, बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती है, उनको सेपरेट आउट करने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करा जाता है। इसको नोट करें। अब हम आते हैं आज का लास्ट टॉपिक, क्रोमेटोग्राफी। तो नोट कर लेने से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर बढ़ा जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज, वो टर्म याद रखना। तो इसका डायग्राम था। अब हम आते हैं आगे, अगला आ रहा है क्रोमेटोग्राफी। तो आज का लास्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए लास्ट टॉपिक आ रहा है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी करता क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इंक है, ब्लैक या ब्लू कलर की कोई भी इंक है। अब ये इंक कितने कलर से मिलके बनी है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इसके लिए जो मेथड यूज करा जाता है क्रोमेटोग्राफी। या फिर कोई नेचुरल कलर है, उसके अंदर कितने कलर के पिगमेंट्स है, वो कितने कलर से मिलके बनाया हुआ है, उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज करा जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी लिखा भी हुआ है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब यहाँ पे स्टेशनरी और मोबाइल फेज क्या है, ये तो अभी हम समझेंगे। अब दो टाइप के फेज होते हैं, एक स्टेशनरी और एक मोबाइल। अब स्टेशनरी एंड मोबाइल, एक रुका हुआ होता है और एक मूव करता है, उसे बोलते हैं मोबाइल। रुके हुए को स्टेशनरी बोलते हैं, मोबाइल को जो मूवमेंट करता है। कई टाइप के क्रोमेटोग्राफी होते हैं, टॉपिक पढ़ने से पहले देख लो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो जनरली सुनने को मिलता है, देखने को भी, एक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बहुत सारे होते हैं, ठीक है।
इनकी नाम याद रखना, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब प्रिंसिपल क्या बोलता है इसका, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर मूव एट अ डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, व्हेन कैरिड बाय द लिक्विड और गैस मोबाइल फेज। अब देखो कहने का क्या मतलब है, ये सब छोड़ो, पहले टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये होता है क्रोमेटोग्राफी पेपर। इस पे एक मैंने लाइन डाल दी, क्या डाल दी, लाइन। कोई भी एक सॉल्वेंट लिया, उसके एक स्पॉट इस पे लगा दिया, दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, तो ये रहा वो स्पॉट, ठीक है, ये रहा वो स्पॉट ब्लैक कलर का लगा दिया। अब इस पेपर को मैं एक सॉल्वेंट के अंदर डिप कर दूंगा। याद रखना सॉल्वेंट के अंदर कितना डिप होना चाहिए, जितना आपकी ये मार्किंग स्कीम मार्क करा था उसके नीचे ही होना चाहिए डिप, उसको नहीं करना डिप, ठीक है। अब ये पेपर क्रोमेटोग्राफी करता क्या, इस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्वेंट धीरे 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 ऊपर जा रहा है, देखो ये यहाँ तक जा रहा है, लाइन दिख रहा है, सॉल्वेंट धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा, सॉल्वेंट धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। तो लिखा हुआ है पहला पॉइंट, अ स्मॉल स्पॉट ऑफ मिक्सचर इज प्लेड ऑन द बेस लाइन। सेकंड, ये पेपर को स्टेशनरी फेज बोलते हैं, सॉल्वेंट यहाँ पे मोबाइल फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट। पेपर यहाँ पे स्टेशनरी फेज है, पेपर रुका रहेगा अपनी जगह पे, सॉल्वेंट अब जाएगा एब्जॉर्ब होते हुए, ठीक है। जो रुका होता है उसे स्टेशनरी मींस रेस्ट, रुका हुआ स्टेशनरी फेज, जो मूव कर रहा है उसे मोबाइल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज। तो सेकंड पॉइंट, द पेपर इज प्लेस्ड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। जो भी किसी जिस भी चीज का क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंग रिगार्डिंग उसका सुटेबल सॉल्वेंट यूज करेंगे। हमने सॉल्वेंट ले लिया कोई भी, ठीक है, सॉल्वेंट जो कि एक मोबाइल फेज है। द सॉल्वेंट राइज अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। हाँ, अब सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा पेपर और सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखना मेन चीज, जब सॉल्वेंट ऊपर जाएगा तो इस ब्लैक डॉट के अंदर जितने कलर है वो यहाँ पे स्पॉट छूटते हुए चले जाएंगे, ऐसे वो कलर शो होते हुए चले जाएंगे। वो इतना शार्प नहीं होता कलर, हल्का हल्का होता लाइट, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो। हमने स्पॉट कौन सा लगाया था, ब्लैक। उस ब्लैक कलर कितने कलर्स में मिलके बना है वो फाइनली आपको पता चल जाए। द कंपोनेंट ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेस, द सॉल्वेंट इज अलाउड टू रीच नियर द टॉप, द पेपर इज रिमूव एंड ड्राइड, सेपरेट कंपोनेंट आर सीन। इस पेपर को आप निकालोगे, इसे ड्राई करोगे तो यहाँ पे आपको सारे कंपोनेंट दिख जाएंगे, मींस सारे कलर्स दिख जाएंगे कि वो हमने जो ब्लैक कलर की इंक लगाई थी एक स्पॉट, तो वो कितने कलर से मिलके बनी है, वो सारे कलर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये होता है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इंक की बात हो, आप नेचुरल कलर भी कितने कलर से मिलके बने वो भी बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये कहाँ पे यूज होता है, फोरेंसिक साइंस, या बोल सकते हो ब्लड या फिर यूरिन। मान लो ब्लड में किसी ने ड्रग ले रखा है, उस ब्लड के सैंपल लगाओ, वो ब्लड क्या करेगा, ब्लड यहाँ पे क्या है, मोबाइल फेज, ब्लड क्या होगा, ब्लड का तो स्पॉट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी सॉल्वेंट वहाँ पे यूज करेगा जाएगा ब्लड के लिए वो मोबाइल फेज होगा, और जो पेपर होगा क्रोमेटोग्राफी उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, उस ब्लड के अंदर कौन कौन से ड्रग है हमारे, मान लो किसी ने ड्रग्स लिया, उस ब्लड के अंदर कौन कौन से ड्रग्स है वो सारे कलर छोड़ते हुए चला जाएगा, और उस कलर के बेसिस पे हम बता देंगे कि इन पर्सन ने या कोई भी पर्सन है उसने कितने अमाउंट में कौन सा डोज लिया है किस ड्रग का। तो ये फोरेंसिक साइंस से लेकर मेडिकल साइंस में भी यूज होता है। ये होता है ओवरऑल क्या, क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। देखो लिखा भी है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एफिनिटी फ्रॉम द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। एक होता है स्टेशनरी, एक मोबाइल। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर मूव एट अ डिफरेंट स्पीड। हाँ, हर कोई अलग अलग स्पीड से मूव करेगा। व्हेन कैरिड बाय लिक्विड और गैस मोबाइल फेज एंड गेट सेपरेटेड। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं। आपके में से पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिक, बाकी इनके टाइप्स भी दे रखे हैं बहुत सारे, क्या टाइप्स ही। यहाँ पे एक नीचे कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी दे रखा है, ये रहा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखो यहाँ पे एब्जॉर्बेंट लगा हुआ है जिसे स्टेशनरी फेज बोलते हैं, स्टॉप कोर के। यहाँ पे एक मिक्सचर डाला हुआ है, देखो ब्लू कलर के 2 डॉट। अब इसमें से धीरे धीरे करके इसमें से होते हुए, देखो बीच में स्टेशनरी फेज है, एब्जॉर्बेंट है, इसके अंदर से निकलते हुए ये सारे ये जो कलर डाला था इसके अंदर से निकलते हुए धीरे धीरे करके एक एक करके आएगा। एक ब्लू आ गया पहले, फिर ग्रीन आ गया, फिर ग्रीन आ गया, उसके बाद येलो आ गया। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज कौन है, जो यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट यूज करा गया है स्टेशनरी फेज। जैसे कि डस्ट यहाँ पे तो रेत टाइप की दिख रही है बट वो केमिकल्स यूज करेंगे। हाँ, ऊपर जो कलर डाले थे उसमें से एक एक कलर के करके कलर आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, मोबाइल फेज। और इसने भी सोचो एक लिक्विड डाला गया था, उस लिक्विड के अंदर भी कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कितने लिक्विड प्रेजेंट है, उसने एक एक करके सेपरेट आउट कर दिया। ये होता है क्रोमेटोग्राफी। हमारे सिलेबस में ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है।
एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ इंक, डाई एंड पिगमेंट्स। इंक, डाई, पिगमेंट्स कितने कलर से मिलके बनी है, आप यहाँ पे एक स्पॉट में लगाओ, आपको सारे कलर दिख जाएंगे। सेकंड, टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस तो ऐड नहीं है, वो भी यहाँ पे पता चल जा रहा है किससे, क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट पिगमेंट्स जैसे कि ग्रीन कलर होता है ना क्लोरोफिल, वो ग्रीन कलर भी किस कलर से मिलके बना, वो सारे कलर भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन, फूड एनालिसिस etc। फूड के अंदर कोई मिलावट है या नहीं, कोई और कंपोनेंट या कोई और केमिकल यूज करा गया है, कोई और ड्रग यूज करा गया, वो सब चीजें क्रोमेटोग्राफी पेपर पे शो हो जाएगी। जो आंखें नहीं देख पाएगी वो क्रोमेटोग्राफी पेपर सामने कलर से बता देगी कि कितने अमाउंट में कौन कौन से कितना डोज और किस कलर का, कलर से पता चल जाएगा कौन सा ड्रग या कौन सा केमिकल ऐड करा गया है। तो ये होता है बेसिकली क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम में इसकी एप्लीकेशंस आती है, ये इसके टाइप्स है, ठीक है, याद रखना ये इसका प्रिंसिपल। और क्या होता है क्रोमेटोग्राफी, वो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पे एक और लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट, कंपोनेंट that are move strongly attract to the stationary phase, move slower and travel a shorter distance। हाँ, जो स्टेशनरी फेज के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, मान लो यहाँ पे स्टेशनरी फेज कौन था, पेपर, मान लो तो हम यहाँ पे दो स्पॉट मारते, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इसी में भी देखते, मैंने एक स्पॉट लगा दिया अलग कलर का, अलग डाई का, जो इस स्टेशनरी की फेज के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रखेगा, जो इस स्टेशनरी फेज के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग रखेगा, वो स्लोअर ऊपर जाएगा, वो यहाँ पे बताया गया है। कंपोनेंट दैट आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द स्टेशनरी फेज मूव स्लोअर एंड ट्रेवल अ शॉर्टर डिस्टेंस। यहाँ पे भी जो स्टेशनरी फेज के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रखेगा वो स्लो स्लो आगे जाएगा, क्या होगा, स्लो स्लो, ठीक है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था फाइनली हमारा क्रोमेटोग्राफी जो क्लास 9th में एक्सप्लोरेशन बुक और चैप्टर हमारा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन में टॉपिक था होमोजेनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। तो हमने देख लिया होमोजेनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। हाँ, इसके बाद अगर एक दो टॉपिक और बचे होंगे तो देखेंगे, वरना हेटेरोजेनियस मिक्सचर पाएंगे जिसमें हम डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फ्लास्क, सब्लिमेशन वाले मेथड्स को समझने वाले। तो ये नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, उसकी एप्लीकेशंस, टाइप्स, प्रिंसिपल, ठीक है, एप्लीकेशन, टाइप, प्रिंसिपल। यहाँ पे कंपोनेंट उन्होंने कलर वाइज लिखे थे, हमने एक ब्लैक इंक का डॉट से समझ लिया, उसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके ले लेना, लिख लेना। ये लेक्चर हम करते हैं यहीं पे कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लिखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।